Yes, students, today I will revise Constitution chapter, Constitutional Design. And in this chapter, first of all, features of Constitution. There are number of features of Constitution because our Constitution is very lengthy. And in this Constitution, first of all, you should know that our Constitution is rigid as well as flexible. How it is rigid and how it is flexible means we can change the Constitution, but not whole of the Constitution can be changed. We can change part of the Constitution. And now I will explain the heading and you people will tell me the correct definition of that. Yes, Lakshya beta, हाँ जी. First feature of Constitution is rigid and flexible. What is the meaning of rigid and flexible? We can change the Constitution. Okay, if we can change the Constitution, then what is the procedure? Tell me only in single line. हाँ जी. If we want to change the Constitution, what is the procedure to change the Constitution? Our Constitution is flexible in nature. We can change the Constitution, but for that, approval is required from both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and all the state legislative assemblies. That's why we can say that our Constitution is rigid and as well as flexible in nature. This is the first feature of Constitution. Then, second, हाँ जी बेटा. Parliamentary form of government. What is the meaning of parliamentary? हाँ जी. Parliamentary form of government is the second feature of Constitution. Not clear, Sidam? Parliamentary form of government means in our country's Constitution, Parliament is supreme. It has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Prime Minister and Council of Minister, they are the real head of the government. एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड. इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इनके पास जो पावर्स हैं, ठीक है, और ये एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को. इसीलिए हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी कंट्रीज में प्रेसिडेंट जब सुप्रीम नहीं होते, कौन सुप्रीम होती है? पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है. एंड सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. वट एवर इन योर हैंड प्लीज कीप असाइड, ठीक है. देन लेकिन कई कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. यस परीक्षित, कैन यू गिव मी द एग्जांपल? कौन सी कंट्रीज में बेटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और वहां पे जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती तो उसका डिफरेंस जो है वो क्या है? एनी कंट्री जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हमारी कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. ऑस्ट्रेलिया, यूएसए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. उनकी कंट्री में प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. यूनिटरी का मतलब होता है द होल कंट्री इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिटरी का मतलब होता है लाइक हमारी कंट्री में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट है, ये सारी यूनिटरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन इसके अलावा आगे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को सेकंड पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज स्टेट. ठीक है, हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं एंड ऑल दी स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज नोन एज फेडरल सिस्टम. इसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है. फेडरल का मतलब क्या होता है कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो जब भी फेडरल वर्ड आता है ना बेटा, अपने माइंड में रखो कि फेडरल वर्ड का मतलब क्या होता है कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो जो कंट्रीज यूनिटरी हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री को गवर्न करती है. लेकिन हमारी कंट्री यूनिटरी भी है एंड साइड बाय साइड फेडरल भी है. यानी कि एक तरफ पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर एंड दूसरी तरफ अलग अलग स्टेट्स को गवर्न करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इज देयर.
तो दैट इज कॉल्ड यूनिटरी एंड फेडरल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। हमारी जो कंट्री है दैट इज फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या होता है हार्दिक? हाँ जी, स्टैंड अप। फेडरेशन मीन्स, फेडरेशन मीन्स पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वेरी इजी बेटा, थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है? मैं बार बार एक ही कंसेप्ट रिपीट कर रही हूँ, अपना माइंड अगर आप लगाओगे तो आपको याद हो, अदरवाइज इफ यू विल सी हियर एंड देयर तो डेफिनेशन जो है वो लर्न नहीं होगी, ठीक है सिर्फ। हाँ जी, नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। यस परिना, हाँ जी, सेकुलरिज्म। हाउ सेकुलरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट? वेरी गुड। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? नो ऑफिशियल रिलीजन इन आवर कंट्री, सिटीजन्स आर गिवन फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारी कंट्री का सेकुलरिज्म का फीचर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है। दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। यस, अभी तक मैंने आपके साथ जो डिस्कस किए, नंबर 1 रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, नंबर 2 parliamentary form of government, number 3 unitary and federal form of government, number 4 secularism, ठीक है? उसके बाद नंबर 5 नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि बेटा आपके जो पासपोर्ट हैं इसमें आपकी जो नेशनैलिटी है दैट इज इंडियन। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, डजेंट मैटर, आपकी जो नेशनैलिटी है दैट इज इंडियन। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारी कंट्री में स्टेट्स जो हैं लैंग्वेजेस के बेसिस में, कल्चर के बेसिस में अलग अलग जो है वो डिवाइड की गई, लेकिन पूरी कंट्री की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी कंट्री की जो नेशनैलिटी है दैट इज इंडियन, ठीक है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में सिटीजनशिप जो है वो पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग मिलती है, स्टेट्स के अकॉर्डिंग नहीं होती। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पासपोर्ट में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? उनकी कंट्री की आइडेंटिटी भी और जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनकी भी होती है, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं। देन इज बायकैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायकैमरल लेजिस्लेचर? बायकैमरल वेरी गुड, 2 हाउसेस। यस, हाँ, यस, वेरी इजी। बायकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, देयर विल बी 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन कई कंट्रीज में बायकैमरल नहीं होता, वहां पे यूनिकैमरल होता है। यूनिकैमरल का मतलब क्या होगा? ओनली 1 हाउस विल बी। इवन हमारी स्टेट पंजाब, हमारी जो पंजाब स्टेट है सिर्फ विधानसभा है। कई स्टेट्स में क्या होता है? विधानसभा एंड विधान परिषद, तो वो हो गया बायकैमरल। पूरी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री की बायकैमरल लेजिस्लेचर है। अगर स्टेट की बात करें तो हमारी स्टेट क्या है? यूनिकैमरल। एक ही हाउस है, विधानसभा इज देयर, चंडीगढ़ में है विधानसभा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? तो हमारी जो स्टेट है, पंजाब स्टेट है, वो क्या है? यूनिकैमरल, ठीक है? तो ये जस्ट एक प्रोविजन है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स की प्रोविजन है। हाँ जी हार्दिक, it has been written in the constitution that there will be emergency provisions, and these emergency provisions are the powers of president. How many powers are given in this emergency? कितनी पावर्स हैं? कितनी तरह की पावर्स हैं? 3 kind of powers are given according to article 352 पूरी कंट्री पे इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 356 जो है वो स्टेट में इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है अगर कंट्री में फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है या रुपी वैल्यू डाउन हो जाती है या कंट्री की गवर्नमेंट लोगों को सैलरीज या एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं दे पाती है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है? बिल्स को, बजट को, मनी बिल को कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए रोक दिया जाता है। ऐसी इमरजेंसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सारी क्या है? इमरजेंसी पावर्स। You can also write these are the important features of our country's constitution. Clear? हाँ जी, नेक्स्ट, इसके अलावा और बहुत से फीचर्स हैं। हाँ जी, any other feature? Any other feature? I have discussed 5. Like you have to explain 5 features. But other than that, many features of constitutions are there. Fundamental rights are given. Fundamental rights, अगर इनमें से कोई भी नहीं आ जाता, सिंपल लिखो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? राइट्स which are
basic rights and very important for our all round development. These are called fundamental rights. According to constitution, each and every citizen is given 6 fundamental rights. ठीक है, आप उनके नाम लिख सकते हो. Right to equality, right to freedom, ठीक है, right to vote. That is not a fundamental right, that is political right. ठीक है, cultural and educational right, right to constitutional remedies. ठीक है, हाँ जी, right against exploitation. तो ये 6 fundamental rights लिख सकते हो. साथ ही ये भी लिख सकते हो कि other than rights, duties are also given written in the constitution. How many duties are given? 11 duties. कौन से पार्ट में है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 51A पार्ट में हमें 11 ड्यूटीज जो है वो दी गई हैं. बेटा फर्स्ट ड्यूटी इज, राइट्स के अलावा कोई हमारी ड्यूटीज भी है. चलो 11 में से कोई भी ड्यूटी याद रखो. एनी ड्यूटी, यू हैव टू स्टैंड स्टिल whenever the national anthem is playing on, that is your duty. ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी है. इसके अलावा और बहुत सी ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है. मींस अगर आप राइट के लिए क्लेम करते हो तो कुछ ड्यूटीज भी आपको परफॉर्म करनी पड़ती. तो दीज आर आल्सो इन द रिटन फॉर्म, ये भी लिखी गई है. इसके अलावा सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर देयर. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैं आपको 3 कंसेप्ट बोल रही हूँ. एक है फंडामेंटल राइट, एक है फंडामेंटल ड्यूटी और एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सुप्रीम कोर्ट इज देयर. आपको कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है या कोई भी पर्सन आपका फंडामेंटल राइट जो है वो छीनने की कोशिश करता है, हाँ जी विवान, देन यू कैन, यस सिट डाउन, यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. अगर किसी भी तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो यू कैन अप्रोच टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सेकंड, फंडामेंटल ड्यूटीज. ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज अगर आप नहीं परफॉर्म करते हो तो उसके लिए कोई पर्सन आपको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाएगा. दैट इज नेचुरल, दैट इज इनहेरिट. इनहेरेंट का मतलब होता है कि ये आपको परफॉर्म करना या ना करना ये आपकी मर्जी. सपोज नेशनल एंथम के टाइम पीरियड में मैंने आपको कहा कि यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, लेकिन आप बैठ जाते हो तो ये आपकी अपनी, आप अपनी वो दिखा रहे हो कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, कि आप अपना पैट्रियोटिज्म दिखा रहे हो. उसके पीछे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. लेकिन अगर आप किसी और का फंडामेंटल राइट वायलेट करते हो दैट इज अगेंस्ट. ठीक है, अगेंस्ट लॉ, और उसके अगेंस्ट आपके साथ कुछ भी जो है वो हो सकता है. बेटर अपनी कंट्री, कोई भी कंट्री का नहीं, अपनी कंट्री का वायलेट. हाँ, सुप्रीम जो कोर्ट है, अगर आप किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट करते हो, फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एनीबॉडी कैन बी डिटेन इन आवर कंट्री. एनीबॉडी कैन बी डिटेन इन आवर कंट्री. कर सकते हैं हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं? नो, दैट इज फंडामेंटल राइट. ठीक है, फॉर अरेस्टिंग एनी पर्सन पुलिस शुड रिक्वायर कस्टडी अरेस्ट वारंट. एंड वारंट के बाद भी अगर 24 आवर्स के बाद उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है. किसी भी पर्सन को, इवन गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, गर्ल्स के लिए तो मतलब नाइट तो है ही नहीं ना, मतलब गर्ल्स को हम एट नाइट जो है वो लॉकअप में नहीं रख सकते सेफ्टी के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए. लेकिन अगर किसी भी पर्सन को 24 आवर्स के बाद कोर्ट में प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है. और जब तक कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देता तब तक पुलिस उसको किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं कर सकती. क्योंकि इसके लिए क्या होता है, लॉ है. लॉ का मतलब होता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसको एक टाइम दिया जाएगा कि आप अपना लॉयर जो है वो कर सकते हो, जो कि लॉयर आपका बेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. विवान कम है, बहुत डिस्टर्बेंस है. I think I should send this recording to your parents. No, sit. I will share this recording. कोई बात. So these are the features of क्यों वेट की गई? अगेन आई एम टेलिंग यू, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949, but it was passed on 26 जनवरी 1950. नवंबर में पास हुआ लेकिन जनवरी में इंप्लीमेंट हुआ. क्यों इसकी वेट की गई? क्योंकि 26 जनवरी की हमारी इंडिया के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है. 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रपोजल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल जो है वो लिया था, पूर्ण स्वराज्य का.
उस डे को याद रखने के लिए हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए 2 मंथ्स की वेट की गई। एंड नाउ वी कैन से दैट 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, और उस हर साल रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आई? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, असेंबली के जो मेकर्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस के द्वारा नहीं आई थी, बल्कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के द्वारा, ठीक है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में जो उस टाइम पीरियड में प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के जो मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। एंड एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट होल ऑफ द कंट्री, all the different sections of the society, even male and female, all the religious groups and caste। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी एक पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, बल्कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती। लेकिन इनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई हमारी जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना। नाउ वी विल डिस्कस विच प्रॉब्लम्स। ठीक है, नंबर 1, हाँ जी, फर्स्ट प्रॉब्लम वाज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? हाँ जी, प्रिंसली स्टेट्स की क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? यस, हाँ जी, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, सिट डाउन, नेक्स्ट। Okay, Vishamjot, what was the problem of princely states? Keep a mic on. Yes, आगे, हाँ जी, next. Vishamjot, keep a mic on. The problem of the princely state was, my mic is on already. Voice is not clear. Himani, 9C class, keep a mic on. Himani. Nishtha. Nishtha, keep a mic on. Himani. Yes. Yes, what was the problem of princely states, beta? हाँ जी, निष्ठा, what was the problem of princely? Ma'am, yes, ma'am, the problem was of princely states was that those states didn't want it to be a part of India nor to be a part of Pakistan. This was a big problem because they could attack. They were in different parts of India and they could attack India. yes, very good. Princely states were those states of which kingdoms, kings of these kingdoms, they were very good friends of Britishers. But after the independence, when Britishers, they left the country, now these princely states or kings, they were independent. वो अब independent थे, ठीक है, ना वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे, ना वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे. They wanted to be independent. लेकिन अगर ये टेरिटरीज जो थी वो इंडिया का पार्ट थी, कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान का पार्ट थी, तो दोनों ही टेरिटरीज जो थी वो इंडिया और पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक हार्म पहुंचा सकती थी. तो इंडिया में वल्लभ भाई पटेल जो थे, जो आयरन मैन कहे जाते हैं हमारी कंट्री के, कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर, असेंबली के इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी थे, उन्होंने इन सभी प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स के साथ मीटिंग्स की, बहुत सेवरल मीटिंग्स हेल्ड, एंड इन मीटिंग्स में उनको कन्विंस किया गया कि यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया. इसी तरह से कश्मीर, एट दैट टाइम इट वाज प्रिंसली स्टेट, कश्मीर भी प्रिंसली स्टेट थी. कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उनके साथ वल्लभ भाई पटेल के जो है इनके एग्रीमेंट हुए. यही आर्टिकल बना था ना, आर्टिकल 370, तो अब डिलीट कर दिया है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया. तब यह आर्टिकल जब बना था, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कश्मीर और इंडिया जो है, कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्मी विल प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ कश्मीर
लेकिन कश्मीर के इलेक्शंस अलग हो गए और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था, ठीक है। और इस जिसे हम कहते हैं कंडीशन के ऊपर कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया था। लेकिन अब आर्टिकल 370 को क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। नाउ कश्मीर इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन और जो इलेक्शंस हैं वो इकट्ठे ही होंगे। नाउ कश्मीर इज द इंडिपेंडेंट नहीं है, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसे ही बहुत से प्रिंसली स्टेट्स, हैदराबाद, जूनागढ़, राजस्थान, बहुत सी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स के किंग्स को वल्लभ भाई पटेल ने कन्विंस किया और इंडिया का पार्ट बना। दिस वाज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम फेस्ड बाय द मेकर्स ऑफ आवर कंट्री कि इनके लिए लॉज कैसे बनाए जाए, तो ये मेन प्रॉब्लम। सेकेंड इज प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन? हाँ जी बेटा, what was the problem of rehabilitation? How this problem was faced by the makers of our country? Rehabilitation, हाँ जी, what was the problem of rehabilitation? प्रॉब्लम क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की? ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैसे प्रॉब्लम थी? Sit down. Sit down. Yes, we want. Very easy. Many people, they came from Pakistan into India. And it was the main problem, how to settle these, how to give them land, how to give them employment facilities, how to make them citizens of our country, कैसे उनको citizen बनाया जाए, and how to give them facilities, ताकि वो हमारी कंट्री में आकर उनको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज दीज पीपल दे केम इन थाउजेंड्स, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनकी फैमिलीज का कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनको कैसे इंडिया का सिटीजन बनाया जाए। दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? जब एक ग्रुप किसी और कंट्री में आता है दूसरे कंट्री में, तो उस ग्रुप को कैसे एडजस्ट करना, कैसे उनको लिविंग एरियाज देना, कैसे उनको फैसिलिटीज देना, ये उस टाइम पर में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने प्रॉब्लम थी कि इनके लिए क्या फैसिलिटीज बनाई जाए, इनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए ताकि वो इंडिया में रहकर उनकी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाए, उनके लिए सेम लॉज कैसे बनाए जाए, ठीक है। सिट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट। यस, रिलीजियस डिफरेंसेस। हाउ दिस वाज द मेन प्रॉब्लम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकर्स? रिलीजियस डिफरेंसेस। ओके, व्हेन दी इवन अपनी कंट्री की बात करो, आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ रिलीजन्स एट दैट टाइम। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग ग्रुप में जब अलग अलग रिलीजन होंगे, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस होगा, राइट्स हो रहे थे, तो सभी लोगों के लिए सिंगल लॉ बनाना बहुत मुश्किल, क्योंकि हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग लॉज अलग होते हैं, मुस्लिम्स के अलग होते हैं, कैसे उनके लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए ताकि सबको सेटिस्फाई किया जाए। दिस वाज द मेन प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि हर एक रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है कंट्री में लॉज कैसे बनाए जाए, क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को अगर सेटिस्फाई किया जाएगा तो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि हमारे लिए जो लॉ नहीं। तो एट दैट टाइम इट वाज द मेन प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिकॉज रिलीजियस राइट्स वर देयर, Hindu Muslim rights were there, and at that time India was divided into number of castes, number of communities, how to make uniform single laws for these. This was the main problem in front of constitutional makers. Sit down better. Next is poverty and unemployment. How this was the basic feature of problem in front of constituent assembly makers. Constitution makers थे, कैसे ये problem? इसमें सिंपल आप बताओगे, फॉर 300 years our country was under the control of Britishers. When they left our country, at that time resources and you can say natural resources, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी थी, that was very down. And इकोनॉमी से पैसा कैसे अर्न किया जाए और वो पैसा अर्न करके लोगों को कैसे फैसिलिटीज दी जाए। पॉवर्टी वॉज लार्ज स्केल, अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल पे थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, और सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारी कंट्री में फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, फार्मर्स को प्रॉब्लम्स थी। सो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जो है सेक्टर्स को कैसे डेवलप किया जाए। एक ऐसी न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री को 300 years तक ब्रिटिशर्स ने अपना जो है वो गुलाम बनाकर रखा, ऐसी कंट्री में कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया जाए ताकि हर सेक्शन
चाहे रिच है चाहे पुअर है, रिलीजियस ग्रुप से उनको सेटिस्फाई किया जाए। समझ? ठीक है, तो मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगेन वी विल रिपीट द सेम पॉइंट, जो आपके पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। 5 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, फर्स्ट rigid and as well as flexibility. अगर कोई भी डाउट है then you can ask. Second feature फेडरल एज वेल एज यूनिटरी, कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट यूनिटी भी है और फेडरल भी है। थर्ड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन parliamentary form of government, that in our country prime minister and constitutional minister is the real head and president is the nominal head. Next feature secularism. हाँ जी, emergency powers 5 हो गए। other than that हाँ जी, fundamental rights, then fundamental duties, democratic structure हाँ जी। next bicameral legislature हाँ जी, single citizenship, so these are the features। ठीक है, now constitution assembly की जो problems, क्या क्या problems face करनी पड़ी। number 1 princely state, problem of princely states। number 2 problem of रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए उनको कैसे यहाँ पे लैंड दी जाए, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। थर्ड डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, राइट्स वर देयर। नंबर 4 पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इलिटरेसी नहीं बोला, इलिटरेसी, बिकॉज एट दैट टाइम मैनी पीपल दे वर नॉट गिवन एजुकेशन। यस, नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट अदर देन दिस लैक ऑफ रिसोर्सेज, मल्टी लैंग्वेज कंट्री, और सॉवरन नहीं आएगा, सॉवरन तो आएगा फीचर है। हमने बताना है प्रॉब्लम, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। हाँ जी, पार्टीशन, प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन आपने बताना दैट ड्यूरिंग 1947 इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड एट दैट टाइम इंडिया को पाकिस्तान को कितनी मनी देनी पड़ी। ठीक है, कितना ड्रेन जो है वो ऑलरेडी पहले 300 इयर्स पहले फॉरेन कंट्रीज में गया, और उसके बाद 2 कंट्रीज जब बनी तो दोनों कंट्रीज के डिवीजन के कारण बहुत से लोगों ने सफर किया, फिजिकली भी और मेंटली भी। हाँ जी, हाँ मिलियंस में बोलो ना। ठीक है, हाँ जी। अदर देन दैट wide gap, princely states, wide gap between rich and poor, these were the problems faced by constituent assembly while making the constitution। ठीक है, next जो है that which factors contributed, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये क्या है कि जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना क्या असेंबली मेंबर्स को कोई एक्सपीरियंस था? नहीं, यस था। वो हमने कहां से स्टार्ट करना है? 1928। सबसे पहले इन 1928 मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही गेव प्रपोजल फॉर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी कि इफ वी आर लिविंग इन इंडिया, वी आर कंट्रोल्ड बाय कॉलोनियल रूल, बट वी शुड बी गिवन सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस to frame our rules and regulations for ourselves. So that's why in 1928 he demanded the draft of constitution. फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिमांड्स रखी गई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। देन सेकेंड ईयर आपने याद रखना है 1931। 1931 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था कराची में, जो भी पाकिस्तान में है, जिसको कराची सेशन कहा जाता है। इस कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड को और ज्यादा आगे इग्नाइट किया। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, और ये जो है डिमांड रखी गई ब्रिटिशर्स के सामने कि इंडियंस को भी कुछ इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्लियर बच्चे? आप मैंने ना आपसे ईयर पूछने हैं, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं। देन थर्ड इज which act gave Indian enormous powers for elections? Act of बोलो, Act of 1935, Government of India Act of 1935। Rest I will discuss tomorrow, beta।